नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी भावी शिक्षकगण का अपने YouTube चैनल IK हिंदी टारगेट में। जी हाँ, साक्षात्कार इंटरव्यू TGT PGT हिंदी 2016 से संबंधित प्रश्न दिए जा रहे हैं और लगातार वीडियो चल रहा है। ये आज भाग होगा 47वां भाग, यानी 40 और 7 47वां भाग होगा, जिसमें हम आपको 46 भाग दे चुके हैं। तो 10 प्रश्नों की श्रृंखला रहती है और आपको 10 प्रश्न के जवाब हम अगले वीडियो में देते हैं और आपको फिर 10 प्रश्न देते हैं जो आपको जवाब देना रहता है। तो सवाल हमारा, जवाब भी हमारा की श्रृंखला लगातार चल रही है। तो कहीं ना कहीं आपसे इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। वो दिन अब आपके करीब आ रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। बस इसमें बचे हैं 13 दिन और 9 दिन उसमें, यानी आपका जो है 13 9 22 होता है, तो यानी 23वें दिन आपका इंटरव्यू लग जाएगा। और इसी तरह से, इसी के माध्यम से जैसे है उसी तरह से आपसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको अच्छे से कर लेना है। तो आप बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए, अवश्य होगा, किसी का चयन नहीं रुकेगा, लगभग सभी का चयन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा छात्र कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो चुका है। अब कुछ लोग के दिमाग में चल रहा है कि 900 लोग हैं तो या इसमें 4000 हैं तो चयन तो 1100 इतने का होगा। तो सही है, इतने का होगा, लेकिन अपने दिमाग में ये बना के रखिए कि चयन हमारा ही होगा, तब आपका चयन होगा। ये नहीं कि 1200 सीटें हैं, 4300 लड़के हैं, हमारा नहीं होगा, तो आप पहले से ही निराश हो जाएंगे। तो एकदम वो निराशा क्या है, आपको और मायूस कर देती है। तो आप अपने हौसले बुलंद रखिए, अवश्य होगा। कहीं ना कहीं सभी भर्तियों में बहुत से छात्र खाली हो चुके हैं, देख लेना, कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न थे जिसके जवाब हम आपको दे रहे हैं। जी हाँ, और बता दें 2020 TGT PGT जो आ रहा आपका 2020 में जो आ रहा नोटिफिकेशन की सूचना मिल रही है कि आपका इसी महीने के लास्ट नहीं तो नवंबर में एकदम आपका जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोग जो 20 वाले हैं, जिनका किसी भी कारण से रुक चुका है, जो लोग ना LT में हो पाए हैं, ना 69 में हुई है, ना TGT में हुई है, तो एकदम मायूस ना हो। उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। TGT से इंटरव्यू हट चुका है। किसी भी डिग्री को उसमें कोई जो है, इसमें से कोई जो डिग्रियां लग रही थी उसमें से वेटेज मिलेगा, वो सब समाप्त कर दिया गया है। तो आप सबके लिए सुनहरा मौका समझ लीजिए। सब LT की तरह आ रहा है, LT है और TGT PGT ये भी उसी का समझ लीजिए एक भाई आके आ रहा है। तो LT की तरह सब हो चुका है, सभी का चयन होगा। बस एक सीट अपना सुनिश्चित करिए कि मुझे एक सीट लेना है, चाहे एकदम ऊपर से चाहे नीचे से। ये कभी मत सोचो कि सीटें कम हैं, ठीक है, हम समय कम मिला है पढ़ने के लिए, हमें कुछ नहीं आता, वो हमसे तेज है। तो ये सब अगर आप दिमाग में नेगेटिव रखेंगे तो आपके लिए ही घातक बनेगा। ये सब बिल्कुल एकदम निकाल दीजिए। बस यही समझिए कि जो कुछ है हम ही हैं। तो आपका रिटेन यानी परीक्षा भी अच्छा होगा। इंटरव्यू तो अब है नहीं, लेकिन जिनका इंटरव्यू है उनका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। और उसमें इंटरव्यू नहीं है, PGT में रहेगा इंटरव्यू, लेकिन अब विज्ञापन आएगा, देखिए क्या होता है। तो TGT में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न की तरफ, ज़्यादा बातें ना करते हुए। बातें फिलहाल हम अनावश्यक नहीं करते, जो करते हैं आप सबके लिए एकदम आवश्यक ही बातें करते हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हो सकता है कि सब्सक्राइब करें, हो सकता है आपके जो भविष्य है उसके ताले खुल जाएं। तो सब्सक्राइब करने से पैसा नहीं लग रहा है, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये चैनल उसी लिए ही बना है, ठीक है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है। और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। जी हाँ, पूछा गया था भारतेंद्र जी किस मत से प्रभावित थे? किस मत से प्रभावित थे? तो ये रामानुजाचार्य के रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से प्रभावित थे। उनका दर्शन है विशिष्टा द्वैतवाद, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कबीर के उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? इनकी जो उलटवासियां होती हैं, यानी उलटवासियां में आप जान लीजिए कौन सा रस प्रमुख होगा। तो एकदम जब भी उलटवासियां रहेंगे तो अद्भुत, कौन सा रस?
उसमें अद्भुत ही रस होगा, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो आपको अद्भुत लगेगा। जैसे एक दोहा आपका है, उसको हम थोड़ा आपको बता दे रहे हैं कौन सा दोहा जो आपको पढ़ने में अद्भुत लग रहा है। तो उलटवासियां यही है इनका। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। ओ पहिले पूत पाछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। तो ये उल्टवासियां हैं, आप लोग सुन लिए होंगे। तो उल्टवासियां का मतलब देखे, एक अचंभा देखा रे भाई, पहल ठाढ़े सिंह चरावे गाई। तो यानी आप लोग को अचंभा जहां हो जाए, अचरज वहां अद्भुत होगा, क्योंकि सिंह क्या है, शेर खड़ा होकर क्या कर रहा है, गायों को चरा रहा है। तो एकदम क्या हो सकता है, एकदम समझ लीजिए असंयुक्त ही है। ठीक है, अलंकार की बात करें तो असंयुक्त हो जाएगा। और पहले पूत पाछे भय माई, यानी पहले इस धरती पर, इसका मतलब क्या है बताते हैं। और फिर इसके बाद है चेला के गुरु लागे पाई, यानी एक अचंभा देखा गया कि खड़ा होकर शेर गायों को चरा रहा है। तो यहाँ गाय मतलब गो से होता है इंद्रियां, और जो आपका शेर है, तो सिंह है, वो चंचल मन है। ठीक है, जो अपने इंद्रियों के माध्यम से क्या अपने चंचल मन को क्या कर ले, काबू कर लेता है। ठीक है, तो उसी तरह से बताएगा किसको काबू किया है, चंचल मन को काबू किया, कौन, इंद्रियां। फिर इसके बाद माया, यानी पहले पूत पाछे भय माई, यानी पहले पूत पाछे भय माई। इसका मतलब पहले पूत का मतलब पहले पुत्र पैदा होता है, इसके बाद जैसे वो धीरे धीरे इस संसार में, वो धीरे धीरे क्या है जानता है, इस संसार में क्या है वो सब तरह से जानता है। उसके अंदर क्या आ जाती है, माया। माई, माई का मतलब यहाँ माया से लिया गया, तो मोह माया में क्या हो जाता है, पड़ जाता है। पहले यानी पुत्र आता है, फिर उसके अंदर माया आती है। ठीक है, तो ये उल्टवासियां हैं। फिर इसके बाद चेला के गुरु लागे पाई, यानी इसका मतलब हो गया चेला विनम्र है और गुरु क्या है, अहंकार है। जब अपने अहंकार को, यानी अपनी कल्याण की कामना करना होता है, तो अपना अहंकार त्याग करो, विनम्र करता है, क्या है, विनम्र निवेदन करता है, उसके पैरों में गिरता है। किसके पैरों में, जो भी विनम्र होगा उसी के, तो क्या है, चेला विनम्र है। ठीक, तो ये उल्टवासियां है। अगला है भक्ति काल में राधा और कृष्ण क्या बताए गए हैं, यानी क्या थे बताइए। तीन लोग का जो बताया गया है भक्ति काल में राधा और कृष्ण के लिए, इसमें बताया गया है राधा शक्ति का प्रतीक बताया गया है, शक्ति है, और कृष्ण जो है वो ब्रह्म है। ये ध्यान रखिएगा, भक्ति काल की बात कर रहे हैं, उनको बताया नहीं गया भक्ति काल में राधा और कृष्ण क्या थे, इसे पूछ जाएंगे आपसे। तो शक्ति और ब्रह्म, तो ब्रह्म आपके कृष्ण हो गए और शक्ति राधा हो गई। ठीक, चौथा प्रश्न, रस निरूपण निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है। जी हाँ, रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है, तो आप लोग इससे वाकिफ हो चुके हैं, आप लोग सब जान रहे हैं। तो ये आपका है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। कौन सा शास्त्र, नाट्य शास्त्र है, जिसमें 36 अध्याय है नाट्य शास्त्र का। फिर एक बार बता दें, दूसरा नाम पंचम वेद है। सबसे पहले इसमें रस की चर्चा की गई, इसमें 36 अध्याय है, रसों की चर्चा छठे अध्याय में है, इसमें 5000 श्लोक हैं। ठीक है, इसमें भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है, स्थायी भाव को भाव नहीं माना है, रसों की संख्या 8 मानी है। एक प्रश्न हम 50 प्रश्न बना देते हैं, आप सब याद करते सकते हैं, लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। पांचवा है संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर बताइए। जी हाँ, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर बताइए, कहानी उपन्यास में अंतर बताइए, खंड का महाकाव्य काव्य में अंतर बताइए, बोली और भाषा में अंतर बताइए, जीवनी आत्मकथा में अंतर बताइए, उपन्यास कहानी में अंतर। तो ये सब आपसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछ लिए जाएंगे। तो इसमें देख लीजिए दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा हम आपको अंतर कर देते हैं। तो संस्मरण जो होता है यह वास्तविक होता है। संस्मरण क्या होता है, वास्तविक होता है।
और आपका रेखा चित्र जो होता है ये वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। संस्मरण संक्षिप्त होता है, ये क्या होता है, शार्ट होता है, नहीं लघु होता है। और आपका रेखा चित्र विस्तृत होता है। संस्मरण में किसी महापुरुष या किसी घटना से संबंधित होता है और रेखा चित्र में साधारण, इसमें साधारण बातें होती हैं। तो ये आपके संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर हो गए। छठा है उपसर्ग किसे कहते हैं बताइए। तो आप लोग जान रहे हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। सबसे पहले है उपधन सर्ग, उप का अर्थ हो गया समीप, सर्ग का अर्थ हो गया सृष्टि करना। क्या सृष्टि करना, यानी उपसर्ग यानी अर्थ, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, यानी नए शब्द की क्या करना, सृष्टि करना, वही क्या उपसर्ग है। यानी जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर, आदि का मतलब आप समझ लाएंगे, आदि का मतलब होता है पहले, अंत मत समझना, आदि का मतलब पहले होता है प्रारंभ, शुरू। यानी जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे आपसे बता दिया जाए, जैसे एक शब्द है ना हार, इसी में अब एक जोड़ देंगे उपसर्ग, पर जोड़ देंगे परहार हो जाएगा। इसी में सम जोड़ देंगे संहार हो जाएगा, अर्थ बदलता जाएगा। इसी में उप जोड़ देंगे उपहार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बदलता चला जाएगा। सातवां है पौ 12 होना। तो यहाँ पौ 12 होने का मतलब होता है 9 2 11 होना, नहीं भाग नहीं जाना, उसी का एकदम समझ लिए विपरीत है। सब लोग दिमाग में आएगा, जैसे पूछेंगे पौ 12 होने का अर्थ बताइए तो आप तुरंत कहेंगे सर जी भाग जाना, तो वहाँ आपके दिमाग में वही चलेगा। तो यहाँ ध्यान से आराम से एकदम उसको, अगर वो प्रश्न जैसे बोले उससे आप 2 3 सेकंड रुक के देखिए कि और कुछ उसमें जोड़ने वाले हैं या नहीं। ये नहीं जैसे बोले पौ 12 उसके पहले बोल दिया आप 9 2 11, तो आप समझ लिए आपको पहले 9 2 11 कर देंगे। तो ऐसे नहीं करना है, आपको देखना है शालीनता से, आराम से एकदम बिल्कुल आपको वहाँ आसानी से बताना है। ठीक। सातवां, भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, भारतीय प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, फिर मध्यकालीन आर्य भाषा, फिर आधुनिक काल आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद फिर हम इसमें प्रश्न बनाएंगे, तब आपसे पूछेंगे। ओकार बहुला के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो ओकार बहुला के अंतर्गत आपकी आती हैं, देख लीजिए, बुंदेली आती हैं, बघेली आती हैं, बुंदेली, बघेली, कुमाऊनी, मालवी, कन्नौजी, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, ओकार बहुला के अंतर्गत। ओकार का मतलब लास्ट में सुने होंगे, इकार बहुला, उकार बहुला, आकार बहुला, ये सब होते हैं। ठीक है, ये सब ओकार बहुला के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे अगर पूछे कि ओकार बहुला के अंतर्गत कौन आते हैं, तो आप थोड़ा सा 2 सेकंड रुकिए, इसके बाद तब बोलिए, नहीं जैसे बोले कि ओकार बहुला तैसे बोल दिए, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, ये सब बोल दिए फटाफट, वो आधा समझ ही नहीं पाएगा। तो आपको एकदम आसानी से करना है। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है, नगेंद्र के अनुसार काल विभाजन बताइए। तो इनके अनुसार जो काल विभाजन बताया गया है, तो इसका सबसे आसान है, आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहले आपका है आदिकाल, यानी 7वीं शताब्दी के मध्य से 7.5वीं यानी 14वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी 7.5 से 14.5 तक कह सकते हैं आदिकाल। भक्तिकाल 14.5 से 17.5 कह सकते हैं। रीतिकाल 17.5 से 19.5, और इसके बाद आधुनिक काल 19 सदी के मध्य से अब तक। यानी इसमें सब अगर आप साढ़े लगाते हैं या मध्य लगाते हैं तो आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, 14वीं से मध्य तक 17वीं मध्य तक, 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक, और 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक, ये इनका काल विभाजन है। ठीक है, तो अब आपके रहते हैं, अब देखिए आज का सवाल, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना होगा। आज के प्रश्न देखिए कैसे कैसे प्रश्न आपसे किए जा रहे हैं।
वो प्रश्न हम रखे हैं और आपको अच्छा भी लगेगा प्रश्न। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न की तरफ हम आपको एक बार बताए थे, समझ लीजिए क्या है। कौन बनेगा करोड़पति? तो कौन बनेगा करोड़पति, तो उसी तरह से चलाया जा रहा है जिस तरह से वो करोड़पति बनाते हैं। तो हम आपको प्रश्न देखे, करोड़पति तो बनाएंगे लेकिन इसका माध्यम थोड़ा अलग है। बस करोड़पति तब बनेंगे जब आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो पहला प्रश्न, क्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? क्रिया को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक, क्रिया को और किस नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, जायसी का नाम जायसी क्यों पड़ा? ये आपको बताना पड़ेगा, आपसे ऐसे पूछ लेंगे, बताना पड़ेगा जायसी का नाम जायसी क्यों पड़ा। तो जब क्यों लगा देंगे तब समस्या। तीसरा प्रश्न है, ताशी के इतिहास में क्या कमियां हैं? बताइए, या क्या कमियां रह गई थी? ताशी ने जो इतिहास लिखा है, इस्तवार दा ला लितुर एंदुई एंदुस तानी, तो उसमें क्या कमियां थी बताइए। चौथा है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? इसको बताइए। आपसे परिभाषा अवश्य पूछेंगे कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, अयाज संधि किसे कहते हैं, जितने संधि हैं सब किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद करना, हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आप चलिए। पांचवा है, गोरखनाथ की कुछ रचनाएं बताइए। तो गोरखनाथ की कुछ रचनाएं आपको याद कर, मतलब सभी की रचनाएं याद कर लेना, ये नहीं कि सिर्फ गोरखनाथ के याद करके जाइए। ठीक है, योगी सरकार है तो गोरखनाथ से संबंधित कुछ पूछेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, कबीर किस भाषा शब्द है? कबीर किस भाषा, एक शब्द यहाँ छूट गया, किस भाषा का शब्द है? तो आप लोग जान लीजिएगा, कबीर किस भाषा का शब्द है, ये आपको बताना है। सातवां है, क्या रामचंद्र शुक्ल जी ने कोई कहानी लिखे हैं? क्या रामचंद्र शुक्ल जी ने कोई कहानी लिखे हैं? अगर लिखे हैं तो बताइए। अगर कोई कहानी लिखे हैं तो इसको आप बताइए, अगर नहीं लिखे हैं तो नहीं आप जवाब दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आठवां है, क्या इलाहाबाद में किसी कवित्री की मृत्यु हुई है? अगर हाँ तो बताइए, क्या इलाहाबाद में किसी कवित्री की मृत्यु हुई? क्योंकि आपका इलाहाबाद में ही इंटरव्यू होगा, तो इलाहाबाद से एक एक प्रश्न चुन लीजिए। ठीक है, ताकि वो एकदम तैयार रहे। नौवां है, निकट और पास में अंतर बताइए। घरेलू प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे, एकदम लोकल प्रश्न पूछ जाएंगे, निकट और पास में अंतर बताइए। निकट क्या है, पास क्या है? तो लग रहा है दोनों है, तो कुछ ना कुछ अंतर जरूर है, तो आपको बताना है। आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न है, आदिकाल में कौन सी विशेषता पनप नहीं पाई? आदिकाल में कौन सी विशेषता पनप नहीं पाई? तो ये प्रश्न आपके हो गए 10 सवाल और आपके हम 10 जवाब दे दिए हैं। तो इसी तरह से हम फिर लेके आएंगे अगला वीडियो 48वां भाग। तो आप लोग देखते रहिए और जवाब देते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग फिर मिलते हैं हम कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।